Hello students. In our previous lectures on work, power and energy, we studied about how to calculate work for various forces. We also learnt about the concept of power. Today we will study two different categories of forces which are called conservative and non-conservative forces. Conservative forces are quite important because these are the forces which have some special properties due to which the total mechanical energy of a system is conserved if it is purely governed by such forces. तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है. उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस किसी सिस्टम के ऊपर केवल एक्ट कर रहा हो तो कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होता है. सो विल स्टडी principle of conservation of mechanical energy and finally the principle of conservation of total energy in this lecture. Conservative and non-conservative forces. तो हम यहां से शुरू करते हैं. मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय ए फोर्स इज इन जनरल पाथ डिपेंडेंट. मतलब डिफरेंट पाथ के ऊपर वर्क डन डिफरेंट हो सकता है, बट इट्स नॉट द केस विद ऑल फोर्सेस. देयर आर सर्टेन फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है एंड सच फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस. मींस इफ यू मूव ए बॉडी from point 1 to point 2 through two different paths A and B, and if you find that work done is same in both the cases, then you can call that force a conservative force. So for conservative forces, this is a unique property that work done from 1 to 2 through path A is same as work done from 1 to 2 through path B. अगर मैं इसमें मोशन ऑफ बॉडी इस तरह से कैरी आउट करूं कि पहले मैं इसको A पाथ के अलोंग 1 to 2 ले जाऊं और फिर मैं बी पाथ के अलोंग बॉडी को 2 to 1 लेकर के आऊं, वापस 1 पे आ जाऊं, तो उस केस में देखो कितना टोटल वर्क होगा. वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 थ्रू पाथ ए प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 1 थ्रू पाथ बी, ये है वर्क डन इन क्लोज पाथ. पूरे पाथ में 1 से 2 और 2 से 1 जाने में हमको इतना वर्क करना पड़ेगा. नाउ इन दिस केस द वर्क डन विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दिस और द साइन विल बी नेगेटिव. तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 through path A plus negative of work done from 1 to 2 through path B. क्योंकि मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो इट्स क्वाइट नेचुरल कि वर्क नेगेटिव हो जाएगा इस बार. बट सिंस दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दिस वर्क एंड दिस वर्क दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो मैं इनको कैंसल कर सकता हूं बिकॉज दिस इज इफेक्टिवली वर्क डन थ्रू पाथ ए माइनस वर्क डन थ्रू पाथ बी. तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है विच सेज दैट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0. वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ. क्लोज्ड पाथ का मतलब है जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए. तो दिस इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा कोई
फोर्स हमें मिलता है जिसमें क्लोज पाथ में वर्क 0 होगा, तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसमें क्लोज पाथ में वर्क 0 नहीं होता हो, तो हम उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलेंगे। नाउ आई विल टेक 2 सिंपल एग्जांपल्स so that you can understand it properly. Suppose एक कोई इंक्लाइन है, स्मूथ है इंक्लाइन, दिस इज स्मूथ, और मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक को along द इंक्लाइन v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं। अब ये ब्लॉक इंक्लाइन के ऊपर थोड़ा ऊपर जाकर के फिर वापस लौट आएगा। कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं? वन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज वेट, और दूसरा फोर्स जो है दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नाउ एज यू कैन सी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा, सिर्फ इसमें ग्रेविटी के फोर्स का वर्क हो रहा है। जब तक ये बॉडी ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के टाइम mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ये ऑब्ट्यूज है, तो अपवर्ड जाने पर ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा और फाइनली कहीं जाकर के ये रेस्ट में आ जाएगा। यहां पर v इसका 0 हो जाएगा। अब जब ये वापस आना शुरू करता है, इधर को डिस्प्लेस हो रहा है, अगेन mg इसके ऊपर वर्क करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का फिर कोई वर्क नहीं होगा। इस केस में जो एंगल थीटा है ये लेस देन 90 डिग्री है, तो डाउनवर्ड आते हुए ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा और ये फिर से इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कराएगा। नाउ एज ए लेमैन वी नो दैट व्हेन इट कम्स बैक टू द सेम पोजीशन, और अगर सरफेस स्मूथ है तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। दैट मीन्स आई कैन से द नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी वे अप इज इक्वल टू द पॉजिटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी वे डाउन। दैट मीन्स टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस इज 0. So this is a proof that the force of gravity is a conservative force. अगर मैं अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, सपोज आई एज्यूम दिस इंक्लाइन टू बी रफ, इसमें फ्रिक्शन भी है, सो इन दैट केस while going up the friction will act in downward direction, और इस फ्रिक्शन का वर्क ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है। अगर ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स अप द इंक्लाइन लगेगा। इस केस में फ्रिक्शन का वर्क कैसा है? फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन है, डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन है, अगेन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वर्क नीचे आते हुए भी नेगेटिव होगा। नाउ यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि वर्क थ्रू आउट नेगेटिव है, फॉर द फ्रिक्शन वर्क इज थ्रू आउट नेगेटिव। तो इस केस में जब ये लौट करके आएगा तो ये उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रिक्शन का वर्क कॉन्टिन्यूअसली नेगेटिव है, तो वो कॉन्टिन्यूअसली इसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने का काम करेगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन इट कम्स बैक द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम। तो अब मैं बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन का वर्क इन ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0. सो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज एक ऐसा सिस्टम है, लेट्स से दिस इज स्प्रिंग, परफेक्टली इलास्टिक स्प्रिंग, और मैं एक ब्लॉक को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी दे करके मैं भेजता हूं। सो दिस ब्लॉक विल बम्प अगेंस्ट दिस स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को फिर ये कंप्रेस करना शुरू करेगा। नाउ ऑन द ब्लॉक द स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये इसको कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग इसको वापस पीछे पुश करेगा। तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स का वर्क जब ये इधर को जा रहा है, जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा, और जब ये एक मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद वापस लौटना शुरू करेगा
उस केस में स्प्रिंग फोर्स का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अभी भी इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो आगे जाते हुए वर्क नेगेटिव, पीछे आते हुए वर्क पॉजिटिव। जब वर्क इतना हो जाए कि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, वहां तक ये ब्लॉक मूव करेगा, वहां से ये बाउंस बैक करेगा। और अगेन एज ए लेमैन हमें पता है कि जब ये वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। दैट मीन्स अगेन इन द राउंड पाथ the work done by a spring force is zero. So from here I can conclude that spring force is also a conservative force. तो यहां मैं आपको ये बता दूं कि in mechanics you have just two forces which are conservative. One is gravity, the second is spring force, or you can in general call it elastic force. तो मेरे पास मैकेनिक्स में दो फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव हैं। फ्रिक्शन का फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शन के जैसा और भी फोर्सेस हो सकता है, जैसे एयर ड्रैग, जैसे विस्कस फोर्स ऑफ अ लिक्विड। ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ये कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करवाते हैं। सो अंडर द एक्शन ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स ओनली द काइनेटिक एनर्जी will be regained by the system when it comes back to its original position. तो यहां से अब मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, ये किसी ना किसी ऐसे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जिसको हम वापस सिस्टम के अंदर ला सकते हैं। दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहा है, बट साइमल्टेनियसली ये एक दूसरे फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर रहा है, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां जाने में इंक्रीज हो रहा है, जो कि वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। सो आई कैन से दैट द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड if the system is governed by a conservative force only. But what happens if there is friction also? जब फ्रिक्शन होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस करवाएगा और लगातार लॉस ही करवाएगा। तो फ्रिक्शन का वर्क ये किसी भी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी इस केस में कंजर्व नहीं होगा व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो यही रीजन है कि हम इनको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं, बिकॉज ए कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच कैन कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी एंड ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स विच कैनॉट कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में। इसमें एक टर्म हमने अभी यूज किया पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मुझे क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना होगा कि इसका बाकी क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है, स्पेशली कंजर्वेटिव फोर्स के साथ क्या रिलेशन है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। हमने कॉन्सेप्चुअली इस चीज को सीखा कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो तो उस केस में अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो साइमल्टेनियसली एक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज ऑब्वियसली रिलेटेड विद कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। अब देखो, आपको मैंने बताया कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर सच फोर्सेस जिनका वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मैं किसी भी रास्ते से 1 से 2 तक जाऊं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क चेंज नहीं होगा। सो दिस गिव्स मी ए सॉर्ट ऑफ एडवांटेज इन कैलकुलेटिंग वर्क, और मैं उसी एडवांटेज को लेते हुए इसको एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट करता हूं इस तरह से
that work done by conservative forces is equal to negative of change in some form of energy which we call potential energy. Means this is equal to U initial minus U final. आप पूछोगे हम इसको इस तरह से क्यों डिफाइन करते हैं, तो मैं आपको रिकॉल करवाऊं कि अगर हमने एक बॉडी को h हाइट रेज किया था, ये h हाइट है, रादर हमने ऐसा किया था दैट दिस वाज ग्राउंड, और इस ग्राउंड से y1 हाइट से शुरू करके मैंने बॉडी को y2 हाइट तक पहुंचाया। और अगर आपको याद होगा हमने वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाला था, दिस वाज mgy1 माइनस mgy2। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटी का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट है, अगर मैं इसको सीधा ना ले जा करके ऐसे ऐसे भी ले जाता तो भी ग्रेविटी फोर्स को वर्क इतना ही करना होता। नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, I will call this initial potential energy and I will call this final potential energy। और अब आप देख सकते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, दिस इज ui माइनस uf। अगर मैं डिफाइन करूं कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिखेंगे, लाइक आई विल से दैट दिस इज अ रेफरेंस, द ग्राउंड इज अ रेफरेंस। इस रेफरेंस से जितने हाइट पे हमारा बॉडी रखा है, लेट से y1 हाइट पे बॉडी रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम बोलेंगे m इज मास इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंटू द हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। तो ऐसे ही इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दिस विल बी m इंटू g इंटू y2। अब इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को डिफाइन करने का फायदा यह रहा कि हम ग्रेविटी का वर्क डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एफ एस कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमको यहां और यहां पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो हम डायरेक्टली वर्क डन इक्वल टू लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं स्प्रिंग फोर्स का भी एग्जांपल आपको रिकॉल करवाता हूं। हमने ये डिराइव किया था कि अगर एक स्प्रिंग को, लेट्स से दिस इज x इक्वल टू 0, नेचुरल लेंथ है, अगर इस स्प्रिंग को x इक्वल टू x1 से स्ट्रेच करके x इक्वल टू x2 तक ले जाते हैं, तो हमें वर्क करना होता है, रादर द स्प्रिंग फोर्स हैज टू परफॉर्म वर्क इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, हमने ये फाइंड किया था कैलकुलेट करके। अब अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ये हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ये इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है u फाइनल, तो अगेन यू कैन सी फ्रॉम हेयर दैट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स is u initial minus u final। That means this formula really works। जो हमने कहा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क कर रहा है। तो दैट मीन्स वी विल डिफाइन आवर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन सच ए वे दैट द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं साइमल्टेनियसली यहां पर एक चीज और आपको मेंशन करना चाहता हूं। इस बॉडी को अगर मैं स्लोली लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ, तो मुझे इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जो कि ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर सके। तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी के फोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ मच वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स? You will say that this will be negative of the work done by the gravity force. So that is true.
the work done by external force is negative of the work done by the conservative force. In that case, I can draw a conclusion, very important conclusion, that in case the system is moving slowly, it's changing slowly, then work done by external force is negative of the work done by conservative force, and that means the work done by external force is equal to change in potential energy. Now this is very important concept. अगर आप एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा करके किसी सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो जो आप वर्क करते हैं वो उस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता जाता है. जैसे अगर मैं एक स्टोन को लिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट एक वर्क करना होगा. अगर मैं h हाइट लिफ्ट कर रहा हूं तो मेरा वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है, तो मेरा वर्क होगा mg इंटू एच, दैट इज mgh. अब वो mgh एनर्जी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. सो दिस इज अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी, दैट वट एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जैसे आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उसमें आपको एक वर्क करना होता है, एंड दैट वर्क इज अगेन स्टोर्ड इन द सिस्टम, इन द स्प्रिंग, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म वो है जो कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड है और जिसका मैथमेटिकल डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वहां से एक कंक्लूजन आप ले सकते हैं दैट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो अब मैं अलग अलग फॉर्मली ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में.